Battalion, the Assam Rifles, Colonel R. Naveen Kumar, Subedar Major Govardhan Lal Gurjar. सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, शुक्रिया मेरे को अपने शो पे लाने के लिए। थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय दिया। दरअसल असम राइफल को लेकर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। इस वक्त असम राइफल के जवान 26 जनवरी की परेड के लिए कर्तव्य पथ पर पसीना भा रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक लगातार कदम तार उनका चल रहा है। उसके ऊपर मैं डिटेल से आपके साथ बातचीत करूंगा कि क्योंकि आप 26 जनवरी की परेड में भाग ले चुके हैं, अगुवाई उसकी कर चुके हैं, तो क्या कुछ करना पड़ता है, कैसे जवानों का सिलेक्शन होता है, कितनी हार्ड ट्रेनिंग यहाँ पे ड्रिल करनी पड़ती है, इस पर डिटेल से बातचीत करूंगा। लेकिन उससे पहले हमने देखा कि आर्मी डे पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर ने कई असम राइफल की बटालियंस को साइटेशंस दिया है। और ये उस वक्त हुआ है जिस वक्त एमओडी और एमओएच के बीच जो है ये चल रहा है कि भाई ऑपरेशनल भी और एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे पास होना चाहिए। खासकर असम राइफल के जो जवान हैं वो तो यही चाहते हैं कि हम एमओडी के अंदर हों। उस बीच आर्मी चीफ का 15 जनवरी को आर्मी डे की परेड पर असम राइफल के जवानों को साइटेशन से नवाजना, क्या ये संकेत है कि वो दिन दूर नहीं है जब असम राइफल एमओडी में इंडियन आर्मी का हिस्सा होगा? सर संकेत है कि नहीं है उसके बारे में मालूम नहीं, मगर ये बात जरूर मालूम है कि असम राइफल बटालियंस को आर्मी चीफ की और जीओसी की के कमेंडेशंस मिलते आए हैं इतिहास में भी, पहले भी। बल्कि जब मैं खुद असम राइफल्स में था तो मेरे को खुद जीओसी इनसी ईस्टर्न आर्मी कमांडर का कमेंडेशन कार्ड मिला था असम राइफल्स के साथ। वहां पे एज एडीसी भी था कोर कमांडर साहब का, लेकिन उसके लिए नहीं। हालांकि आपको पता है अगर उस टाइम पे साइटेशन भेजना होता तो जिस लेवल पे कि बटालियन लेवल से ज्यादा ब्रिगेड लेवल पे असम राइफल में सेक्टर हो गया वो, फिर डिव लेवल पे आईजीआर हेडक्वार्टर हो गया वो, फिर जाता है कोर लेवल पे, फिर कमांड लेवल पे, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो हालांकि मुझे मिला था, लेकिन और मेरे को असम राइफल्स में खास असम राइफल्स के लिए मिला था वो, तो ये मिलता आया है जी। और बाकी क्या यार मैं नहीं मानता कि असम राइफल्स कोई कम है आर्मी से बेसिकली, वो भी बल्कि इतनी ही केपेबल है। बल्कि पैरा ऑफिसर्स हैं, उन्होंने स्पेशल फोर्सेस से कंपेयर किया है असम राइफल्स को। तो असम राइफल्स दे दो, इसमें कोई मुकाबला है ही नहीं। अभी जो आपने कहा करमताल परेड चल रही है भैया, मैं आता हूं, मैं उस पे आता हूं सर। मेरे को दो पॉइंट आपसे और समझने हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर हैं, अब वो असम राइफल में आज मेजर जनरल अपनी सेवाएं दे चुके हैं, तो वो बड़े अच्छे से, बहुत अच्छे से असम राइफल की प्रॉब्लम को समझ रहे हैं कि जवान किन समस्याओं में इस वक्त जॉब वहां पर कर रहे हैं। तो क्या एक पहल हो सकती है? और दूसरा एक पॉइंट और है, क्योंकि मे बी फरवरी या मार्च तक जो फैसला है हाई कोर्ट में असम राइफल को लेकर कि एमओएच और एमओडी का, वो भी आ सकता है। तो हम कितनी उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि असम आर्मी चीफ का, वो भी असम राइफल में सर्व कर चुके हैं, उनका आर्मी चीफ होना और कोर्ट में पूरा मामला होना, और साथ ही में जो इस वक्त डीजी असम राइफल है वो भी चाहते हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं ये है कि हमें अब इंडियन आर्मी में शामिल किया जाए। तो कोई उम्मीद है सर? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। 8 दिसंबर 2023 की बात है। मेरे को ये तारीख बड़े अच्छे से याद है क्योंकि मेजर बॉब खातिंग का लेक्चर होता है जो कि तांकुल थे, और उसका एक लेक्चर होता है हर साल। तो मैं उस लेक्चर में मॉडरेटर था, जहाँ पे डीजी असम राइफल्स जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब, जब वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, डीजी यूएसआई जनरल शर्मा साहब, फॉर्मर आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सानी साहब, वो जीओसी की 3 कोर रह चुके हैं वो जी। फॉर्मर आर्मी कमांडर भी थे उसके बाद, फिर वो फॉर्मर आर्मी कमांडर जनरल पीके सिंह साहब, कई लोग थे मतलब उसमें, और फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी ऑफ असम, कई लोग थे वहां पे, जहां पर मैं मंच पर मैं मॉडरेटर था। तो तब जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब ने मेरे से पूछा था कि तुम असम राइफल्स की टाई पहन रखी थी मैंने उस टाइम पे।
तो उन्हें पूछा था कि भाई तुम असम राइफल्स की टाई कैसे पहन रखी है, तो मैं बताया कि सर मैं AR में था, ये है वो है। फिर मैं असम राइफल्स की फंक्शन में भी मिला उनको, तो उन्होंने बड़े अच्छे से वो, उनको बहुत, उनके दिल में बड़ी इज्जत है असम राइफल्स के लिए, मैंने ये देखा है। और आपने क्योंकि वो असम राइफल्स की तकलीफों को समझते हैं अच्छे से, क्या अब असम राइफल, आपका ये सवाल था क्या वो MOD में अब आ जाएगी, तो क्योंकि वो समझते हैं तकलीफ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आ जाएगी कि नहीं आएगी, जी। वो अलग बात है। ये निर्णय एक्चुअली आएगा मिनिस्ट्री से, ओके। ये सारे डिसीजन आते हैं मिनिस्ट्री से। जो ऑफिसर्स हैं, जो जनरल ऑफिसर्स हैं, वो एक प्रस्ताव जरूर रख सकते हैं, इसमें तो कोई शक जी। की बात नहीं है। और आई एम श्योर जो बेहतरी के लिए है, जो बेहतरी के लिए होगा, तो हम, बल्कि आई डोंट नो अबाउट द पॉलिटिशियंस, अबाउट द गवर्नमेंट मोस्ट सर्टनली, मगर दे अच्छा इंटरेस्ट होगा, लेकिन जी। हमारे जो टॉप ब्रास के, जो आर्मी, असम राइफल्स के जो टॉप ब्रास के हैं, उनके जी। पास तो फोर्स की बेहतरी है, उनके बिल्कुल। जहन में, उनके दिमाग में हमेशा फोर्स की बेहतरी होगी, और जो होगा फोर्स की बेहतरी के लिए। वो जब होगा, क्योंकि हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में भी पूरा ये केस चल रहा है, और मेरी कई लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम दिल्ली हाई कोर्ट से एक अच्छे फैसले की उम्मीद कर रहे हैं, और वो फैसला मे बी MOD MOH को लेकर क्लियरिटी कर देगा कि आगे क्या कुछ होने वाला है। बस एक सवाल आपसे और, क्योंकि आप 26 जनवरी परेड की अगुवाई कर चुके हैं, और वो भी असम राइफल की टुकड़ी की अगुवाई आपने की थी। मौसम सर्द है, और सुबह सुबह हम देखते हैं कि 5-6 बजे जब कोहरा पूरी तरह से छाया होता है, उसी वक्त जो है जो जवान है वो ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, कदम ताल 1-2 1 1-2 1 शुरू हो जाता है, लेफ्ट राइट सब कुछ शुरू हो जाता है। तो समझना चाहूंगा कि कैसे इसका सिलेक्शन होता है, कौन सा ट्रुप्स जाएगा, कौन सा जवान जाएगा, कौन सा अफसर जो है इसकी अगुवाई करेगा, और यहाँ पर कर्तव्य पथ पर आकर कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है सब। शुक्रिया, आपने मेरे दिल की बात छीन ली वाकई में। देखिए, असम राइफल्स का जो दस्ता होता है, हमेशा सब अप्रिशिएट करते हैं इनका जो बैक स्विंग होता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं खड़े होके कि किसी भी कंटेंजेंट का इतना जबरदस्त बैक स्विंग नहीं होता जितना असम राइफल्स का होता है, क्योंकि वो तवज्जो देते हैं अपनी स्विंग में ही नहीं, बैक स्विंग में भी। जी। अब मैं आपको कहानी बताता हूं। मैं, देखिए, 2007 15 अगस्त 2007 में तो मेरे को आर्मी कमांडर का कमेंडेशन कार्ड मिल गया था। कोहिमा में था मैं, नागालैंड में। जी। उसके कुछ चंद एक दिनों के बाद मेरे CO साहब की फोन आया मेरे पास, सेट पे आया बेसिकली, सिंगल चैनल था। उन्होंने पूछा कि तुम्हारी ड्रिल कैसी है, तुम्हारी मिलिट्री बेयरिंग है, तुम 6 फुट लंबे हो, पेट अंदर है, वर्ड ऑफ कमांड आवाज भी बुलंद है, इस तरीके से। जी। तो मैं तुमको 26 जनवरी के सिलेक्शन के लिए भेज रहा हूं। अब दिल में तुम्हें घबरा गया राजेश जी, आपको यकीन नहीं आएगा अगर मैं आपको बताऊं ये बात। जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में, OTA में, जी। तो मैं DST होता है, ड्रिल स्क्वाड टेस्ट, मैं सारे जी। टेस्ट में सुपर एक्सीलेंट में पास था, मोस्ट ऑफ द टेस्ट इनफैक्ट। ओके। BPT आपको पता है, BPT PPT में सबसे आगे दौड़ने वालों में से मैं था, मैं फर्स्ट इंक्लोजर वालों में से था मैं। ओके। बल्कि जब मैं रेजिमेंट में आया अपने, तब भी 19 मिनट मेरी टाइमिंग थी BPT की, 19 मिनट। हाँ, वाह, जानों से ग्रेट। आगे दौड़ा करता था मैं, ठीक है। उस टाइम तो लोग मेरे को लेफ्टिनेंट साहब को काटने का वो करते थे। तो मगर ड्रिल टेस्ट में मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया था अकेडमी में, सेकंड ओके। अटेम्प्ट में फेल, थर्ड अटेम्प्ट में फेल, फिर मिड टर्म ब्रेक हुई थी, सारे कैडेट्स जी। घर गए थे, मेरे को अनुमति, इजाजत, परमिशन नहीं मिली थी घर जाने की। मैं ओके। अकेडमी में ही रुका रहा था बाय द वे, जी। और मेरे को एक्स्ट्रा ड्रिल्स दिए, रिस्ट्रिक्शन से मेरे पास, पनिशमेंट थी, ड्रिल की तैयारी करी। अब अकेडमी खुली, जी। मैं तो अकेडमी में रुका रहा था, सब आए घर से, खाना, घर का खाना खा के, पिक्चरें देख के, ये वो। चौथे अटेम्प्ट में इतनी मेहनत मुशक्कत करने के बाद फेल, ओके। पांचवें अटेम्प्ट पे फेल, छठे अटेम्प्ट पे फेल। फिर भैया मुश्किल हो गया। फिर हमारे कमांडेंट के आगे मेरा मार्चअप हो गया। आप सोच रहे, कमांडेंट जनरल साहब के जी। आगे एक कैडेट, जेंटलमैन कैडेट का मार्चअप हो गया, हाजिरी पेशी हो गई। तो जनरल अवस्थी साहब थे, राजपूत रेजिमेंट के, बड़ी बड़ी मूछें थी, अब आई एम स्टिल इन टच विद हिम, जी। जी। बड़े अच्छे जनरल साहब थे, बड़े अच्छे। तो उन्हें बोला कि भाई, मेरे पास तो डॉसियर है मेरे सामने, और तुम बड़ा अच्छा कर रहे हो, हर सब्जेक्ट में देख रहा हूँ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो,
मगर क्या बात है, ड्रिल स्क्वायर टेस्ट में तो तुम हलावा फेल होते आ रहे हो, प्रॉब्लम क्या है? तो मैं पता क्या जवाब दिया उनको जी, मैं बोला सर जब मैं ट्रेनिंग करने आया था मेरे फादर ने मेरे को कहा था बेटा अकेडमी में अच्छा करना, हमें तुम्हें फख्र होना चाहिए, नाज होना चाहिए, मगर एक अहम बात, जरूरी बात हमेशा याद रखना, वो ये है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस हमेशा कंसिस्टेंट होनी चाहिए। तो समझ गया। तो वो ऐसे ही हंसे कहते यार फील्ड मार्शल सैम मैरिशो का भी बड़ा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर था। तो वहां पे एजुडेंट साहब खड़े थे, हमारे सुबेदार मेजर साहब खड़े थे, तो मेरे कंपनी कमांडर साहब थे वहां पे। तो सुबेदार मेजर साहब को कहते हैं साहब इसको रात को रगड़ा लगाओ, पास कराओ, उसको ऐसे करो कि इतनी मेहनत कराओ उससे कि ये बंदा पास होना चाहिए। ठीक है साहब, पिछाड़ टेस्ट चल। तो मैं बाहर निकला एजुडेंट कमांडर साहब के ऑफिस से, रात भर पुशअप मारता गया जी, क्योंकि मैं छठे टेस्ट में, तो उस छठे टेस्ट से पहले कमांडर साहब के मार्चअप से पहले मर्सी अटेम्प्ट होता है, धक्का अटेम्प्ट, ग्रेस Okay. अटेम्प्ट, उसमें भी फेल हो चुका था एक्चुअली। अच्छा। हाँ। तो उसके बाद फिर शर्त ये थी कि 6 सितंबर 2003 को हमारी कमीशनिंग हुई थी। आप भी जी। 2003 में आए थे मेरे ख्याल से फौज में। मैं 99 में सर। 99 में आए थे जी, कारगिल वॉर के टाइम। कारगिल वॉर में। तो कारगिल वॉर में हिस्सा लिया आपने? नहीं, मैं जब कारगिल वॉर चल रहा था उस समय मैं +2 कर रहा था और ट्रेनिंग तैयारियां कर रहा था इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने की। अगस्त सितंबर में मैंने ज्वाइन कर लिया था। ओके ओके। सो 6 सितंबर 2003 को जब पासिंग आउट परेड होगी तो मेरे को अनुमति, इजाजत नहीं मिलेगी परेड में जी। हिस्सा लेने की। तो मेरा खानदान पूरा फौजी खानदान है। बिल्कुल सर। फादर तब जनरल साहब सर्विंग जनरल साहब थे, तब जीओसी बंगाल एरिया थे उस टाइम पे। और मेरे अंकल थे, मेरे ब्रदर लॉ सर्विंग है, अभी ऑन सर्विस है, वो Okay. नेवी में थे, सब वर्दी में पहन के आए थे, स्टार्स वार्स ब्रासो करके सब आए थे। मैं झूठ बोल दिया कि मैं अपनी कंपनी के मध्य लाइन में होऊंगा ताकि नजर ना आऊं मैं, और मेरे को हाँ। अनुमति नहीं थी परेड करने की एक्चुअली। मैं छुप Okay. गया था जाके अपने बैरक्स के अंदर। तो मेरी मदर मेरे ज्यादा होशियार है, वो बाइनोकुलर लेकर आई थी। ये अच्छा। भाई लाइन में दिखेंगे कहां पर है हमारा बेटा, मैं कहीं दिखा नहीं। और उसके बाद फिर बाद में सच बोलना पड़ा मेरे को, भाई ऐसी बात है। अब वही अब मैं थोड़ा कट टू करके आगे ले आता हूँ, बिल्कुल, 3.5 साल के बिल्कुल। बाद। तो उसके बाद जब मेरे को ऑफर आया, इन्विटेशन आया कि भाई तुमको हम सिलेक्शन के लिए भेजेंगे, तो मैं घबरा गया कि ड्रिल कैसी है। ड्रिल तो मेरी अच्छी थी, मैं एक्चुअली मिलिट्री स्कूल बोर्डिंग स्कूल में था, एनसीसी का रखी थी। ओके। उसके बाद ये असर था, पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, फिर जब मैं सिलेक्शन के लिए पहुंचा असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल, जी। ये दीमापुर में है सेंटर Okay. में, तो वहां पे तकरीबन 25 ऑफिसर वहां पे खड़े हुए थे एक लाइन से, एक से एक मारती धुरंधर ड्रिल में, मिलिट्री बेयरिंग देखने। क्योंकि असम राइफल्स के ऑफिसर जो है, मैं जवानों पे भी आऊंगा, मैं आपको बता दूं अपनी कहानी क्विकली मैं खत्म करता हूँ। जी, जी, क्यों शॉर्ट रखेंगे, हाँ। वीडियो ज्यादा लंबा हमारे व्यूअर्स देखते नहीं है, तो थोड़ा शॉर्ट में कंप्लीट करिएगा सर। तो असम राइफल्स के बहुत असम राइफल्स ऑल आर्म से आते ना, आर्टिलरी से भी आते हैं, इन्फेंट्री से भी आते हैं, सिग्नल से भी आते हैं, हर जगह से आते हैं ना असम राइफल्स के ऑफिसर। तो एएमसी डॉक्टर भी तो आते हैं असम राइफल्स पे बिल्कुल। तो 25 ऑफिसर खड़े हुए थे, उनको देख के मैं थोड़ा घबरा गया। मगर फिर 25 में से 20, 20 में से 15, 15 में से 10, 10 में से 5, 5 में से 2 ऑफिसर अब सिलेक्ट होने थे। अब Okay. 2, मैं नंबर 2 पे आया था, एडम ऑफिसर, कैप्टन सूद साहब थे, वो कंटिजेंट कमांडर नियुक्त हुए थे वो। तो मैं चलो एडम ऑफिसर ही सही, कोई बात नहीं, दिल्ली तो आऊंगा मैं। बिल्कुल। अब जब दिल्ली आ ही रहे थे तब कैप्टन सूद साहब के पास एक इमरजेंसी आ गई, तो मैं स्टेप इन हो गया एज कंटिजेंट कमांडर, और Okay. कैप्टन सैंडेलिए एक और आए थे, वो आ गए एज एडम ऑफिसर। अब हम दिल्ली आ गए। अच्छा, अब मैं आता हूं जवानों का सिलेक्शन। जो अव्वल दर्जे के, जो मिलिट्री बेयरिंग, जिनकी ड्रिल अच्छी होती है, जैसे जो जी। वो आर्मी ड्यूटी करते हैं पलटन में बिल्कुल ड्रिल सर। वाले, तो चटक सल्यूट, टक टक टर्न आउट, डील डॉल, तो बहुत खतरनाक सिलेक्शन होता है एक्चुअली। और जब दिल्ली आते हैं, पहले तो हम महीनों महीनों प्रैक्टिस करते हैं ट्रेनिंग सेंटर में ही, जी। महीनों दिन भर कुछ नहीं होता है, केवल ड्रिल की प्रैक्टिस। अब हम सब के जितने भी थे, सबके स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गए थे।
सबके, हाँ सबके 100%, और होना ही थे, क्योंकि हम पाँव इतना ज्यादा पटकते हैं ना कस के, तो सबके शिन बोन्स सूज गई थी या क्रैक हो गई थी या नाल टूट रहे थे एक दिन तो। और देखिए एज अ कैडेट जब रगड़ा लगता है मेरे को एकेडमी में, जी, तो वन डजंट माइंड इट, मगर आप कंपनी कमांडर मेजर साहब, एक हवलदार साहब बोल रहे हैं स्टॉप, सावधान, स्टॉप, पीछे मुड़ेगा, पीछे मुड़, तो खट खट आप कदमदार शुरू कर देते हैं ना वहां पे। बिल्कुल सर। और ज्यादा लगता है कि भैया अब नाउ वी आर ऑफिसर, अब रगड़ा लग रहा है फिर से दोबारा, दौड़ के छान, तो ड्रिल साहब को आपने देखा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखा किया भी है सर। अब डर लग रहा है तो जो लाल पट्टा, एक तो वो लाल सॉक्स पीटी के लिए और वो लाल पट्टा यू। अच्छा उसके बाद फिर हम जब दिल्ली आए पूरी ट्रेन में एक साथ हम लोग बड़े शान से, अभी भी हमारे महादेव चंडेल साहब थे CHM, जी, जांगड़े साहब थे, हवलदार जांगड़े साहब, प्रेम साहब थे हमारे उस्ताद, उनको जिंदगी भर मैं नहीं भूलूंगा, जिंदगी भर। मेरा एक गोल्डन मोमेंट था राजपथ पे जब मैंने परेड कमांड करी, और 23 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल होती है जी, और कंटिजेंट कमांडर सबसे आगे होता है, तो उसकी वर्ड ऑफ नॉर्मली एडम ऑफिसर लीड करता है 23 जनवरी को, जी, और एक अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है। मैंने गुफअप कर दिया था 23 जनवरी को और मैं बहुत अपसेट था, तो मेरे को बोला साहब, और ये निर्णय आया था कि भाई, और मेरे को हो गए थे फ्रैक्चर एक्चुअली, क्यों सबको थे, अब फ्रैक्चर में गुफअप हो गया था मेरा, और वर्ड ऑफ कमांड इतनी तेज होनी चाहिए क्योंकि हमारे पीछे असम राइफल्स का बैंड चल रहा है, बिल्कुल सर, और वो ट्यून में आता है असम राइफल्स के सिपाही देश की हमने शान बढ़ाई, तो बहुत तेज, तो हमारी वर्ड ऑफ कमांड उनसे ऊंची होनी है, क्योंकि अगर मेरे जवान नहीं सुन पाएंगे तो कदम टूट जाएंगे उनके। जी, तो हम लोग रोज सुबह को 3 बजे उठा करते थे दिल्ली की सर्द में, ओके, और 4 बजे हम लोग परेड ग्राउंड में होते थे, बिल्कुल उल्टा शेव मार के टिप टॉप टर्न आउट में, एंड हम लोग रिहर्सल करते थे मेरे ख्याल से 8:30 बजे तक। ओके, 8:30 बजे जब लोगों की दफ्तरें शुरू होती हैं, काम शुरू होता है, वी यूज्ड टू गेट फ्री बाय बिल्कुल दैट टाइम। फिर उनका एडम देखना, जवानों का अपना ड्रेस तैयार करना, तो होल डे, एंड और रगड़ा भी इतना खतरनाक लगना है कि वी यूज्ड टू टेक रेस्ट, उसके बाद हम लोग रेस्ट लेते थे। अभी ये विमेन्स पाइप बैंड आया है, जी, लेफ्टिनेंट PC नायर साहब जो अभी रिटायर हुए हैं, जी, इनने आइडिएट किया था ये, ओके, और जब इन्हें आइडिएट किया था लोगों ने उनको कहा कि ये इट विल नॉट वर्क, उनसे मेरी कल बात हो रही थी इसके ऊपर, उन्होंने कहा इट विल नॉट वर्क, तो उन्हें फिर मगर देखिए आज उनका वीडियो वायरल है, जो लेडीज बैंड है असम जी, राइफल्स का, तो असम राइफल्स के जो जवान है उनका सिलेक्शन जो बेस्ट होते हैं, बेस्ट ऑफ द ओके, बेस्ट, वो वहां पर आते हैं। फिर ठीक, परेड के बाद कुछ दिन हम और दिल्ली में रुकते हैं, एडम करते हैं, अपना सामान बांधते हैं, एक बड़ा खाना होता है, जबरदस्त बड़ा ओके, खाना होता है, और उसके बाद फिर वापस अपने फिर वापस मूव होते हैं। जाते हैं। बड़ा मगर बड़ा खाना तो मगर एक आखिरी चीज, अहम बात यह है कि दोस्त लाइफ लॉन्ग के बन जाते हैं। अभी भी मेरे जवान जो रिपब्लिक डे परेड कंटिजेंट में थे लेकिन मेरी पलटन के नहीं है, जी, जी, उनसे में भी मैं टच में हूं, और मेरे जो उस्ताद लोग थे CHM महादेव चंडेल साहब, जांगड़े साहब, प्रेम साहब, इन सबको हम दिल से याद करते हैं, विनोद साहब, इन सबको हम दिल से याद करते हैं अब तक, और बिल्कुल दुआएं सर, देते बिल्कुल हैं। जी जी। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि असम राइफल की ड्रिल कई बार हमने देखा है कि प्राइज भी उनको मिला है, प्राइज भी उन्होंने जीते हैं वेस्ट ड्रिल के लिए, तो उम्मीद है इस बार भी कुछ ऐसा होने वाला है। लेकिन शुक्रिया आप आए और आपने बताया इतनी बारीकी से कि इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं 26 जनवरी पे कदम से कदम मिल जाते हैं, उसके लिए कड़ी मशक्कत, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सुबह 3:30 बजे 4 बजे आपको अपने ग्राउंड में, ड्रिल ग्राउंड में पहुंचना पड़ता है। लेकिन शुक्रिया सर, आप आए और इतनी बारीकी से आपने समझाया। थैंक यू, जय हिंद सर, थैंक यू। इसी नोट पे मैं एक लाइन बोल के खत्म करूंगा, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तब दिल दुश्मन के हिलते हैं। जी चलिए, जय हिंद, जय हिंद नरेश जी। थैंक यू सर।